आज का सेशन लाइक इट सेज सोशल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कॉमन्स। मेरा नाम रक्षिता है। मैं सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च सफ़र करके एक संस्था है जो जवाबदेही और पारदर्शिता के काम पे के मुद्दों को आगे बढ़ाना अलग अलग क्षेत्रों में उस पर काम करते हैं। मेरे साथ मेरे कॉलीग्स हैं पारस, करीना, खुश ट्रांसलेशन और हार्दिक जो लोगों को खींच के अंदर लेकर आ रहे हैं बाहर, आप मिले होंगे उनसे। तो मैं बस आपको आज के हमारे पास जो 1 hour 15 minutes है उसका ब्रेकअप थोड़ा बता रही हूँ। शुरुआत में हम ये वर्कशॉप 1.5 साल के एक चर्चा के ऊपर क्या सार निकाला है, क्या ये हुआ है, उस पर करीना थोड़ा एक आइडिया देगी कि ये वर्कशॉप किस चर्चा को आगे लेके जा रही है। उसके बाद हमारे पास हमारे साथ 5 पैनलिस्ट्स हैं जो अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे। अलग अलग they engage and live with and are very intensively engaged in protecting different kinds of commons। केवल जल, जंगल, ज़मीन नहीं, उसके बियॉन्ड भी, और अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से आते हैं। तो उन 5 से हम सुनेंगे कि इस प्रश्न पे कॉमन्स की जवाबदेही किस पक्ष से सोची जा सकती है और सोचनी चाहिए। तो वील हियर फ्रॉम द पैनलिस्ट्स, देन समरी आई जस्ट ट्राई टू पुट इट ऑल टुगेदर इन 5 minutes, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन एंड आंसर का थोड़ा सत्र रख सकते हैं। एंड आई थिंक हम ये 11:30 तक, पूजा अगर आपकी अनुमति है, चला सकते हैं कि रूम डबल बुक्ड नहीं है ना। सेशन के एंड पे अनाउंस कर देंगे। हाँ, क्योंकि बारिश की वजह से हमें थोड़ा 10-15 मिनट लेट शुरू होना पड़ा। सो ओके, थैंक यू। एंड करीना, आपसे शुरुआत। थैंक यू रक्षिता। तो वेलकम एवरीवन हमारे सेशन में आने के लिए। तो जैसा कि रक्षिता ने बोला, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करूँगी कि ये हम क्यों करना चाहते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कॉमन्स पे वर्कशॉप। सो ये बेसिकली हमने शुरू 2 साल पहले ये काम किया, क्योंकि अब तक हमारा काम ज़्यादातर था इंडिविजुअल राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स पे। पेंशन हो गया, नरेगा वेजेस हो गया, राशन हो गया, इंडिविजुअल राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स पे हमारा जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड काम था कि कैसे लोग अपने ये हक अधिकार सरकार से मांग सकते हैं, अपने उसके हक के लिए लड़ सकते हैं। बट देन हम 2 साल पहले ये NLS और FES के साथ सफ़र ने हमने मिलके ये शुरू किया कि इंडिविजुअल राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स का एक तरीका है, पर कॉमन से रिलेटेड अगर हम सोशल अकाउंटेबिलिटी, लोगों की अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो उसका एक अलग फ्रेमवर्क होना चाहिए। क्योंकि कॉमन्स का फ्रेमवर्क इंडिविजुअल, लाइक ये जैसे हम इतने दिन 2 दिन से बोल रहे हैं सबका है, कॉमन्स कम्युनिटीज़ का है, तो किसी एक इंडिविजुअल का अधिकार नहीं है। तो अगर हम सबका है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी हम सब के लिए कैसे होगी। एंड हम ये वो करना चाहते थे कि इनको हम समझने के लिए हम लोग को अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी पर हमें कॉमन्स के बारे में अपने आप हम नहीं जानते, हम लोग ने इस पे इतना काम नहीं किया है। इसलिए व्हाट वी वांटेड टू डू वाज कि हम डायलॉग्स करें हर कॉमन से रिलेटेड। जो हमने जल, जंगल, ज़मीन है, पर हमने और भी कॉमन्स की, अगर कल्चर एज कॉमन्स है, इंफॉर्मेशन अगर एक कॉमन्स की तरह देखें हम, जैसे सरकार के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, MIS है, हर उसमें कौन राशन लेता है, किसकी पेंशन है, किसका घर बना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम सब की ही इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम इसको भी एज अ कॉमन्स देखें कि ये कैसे यूज़ होती है, कौन एक्सेस करता है, तो ये हम उन लोगों से समझें जो इन स्ट्रगल्स को कर रहे हैं, जो संगठन, जो मूवमेंट्स, कैंपेन्स इन सारे मुद्दों पे बहुत सालों से लड़ रहे हैं, हम उनसे समझें और सीखें कि अकाउंटेबिलिटी कैसे हो सकती है। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस एंड वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये कॉमन्स का सोशल अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क कैसे होगा। एंड इसलिए हम ये कैंपेन्स और लोगों से इसलिए समझना चाहते थे बिकॉज वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जो लोग कॉमन्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एंड उसी के कारण दे आर द मोस्ट वल्नरेबल, कि उनके अगर कॉमन्स जो हम बात कर रहे हैं, कॉमन्स को जो थ्रेट्स हैं, जो कॉमन्स की थ्रेट्स हैं, वो जो लोग कॉमन्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट भी करते हैं अगर हमारे कॉमन्स कम होते हैं। तो हम ये इसलिए लोगों के लड़ाइयों से समझना चाहते थे। इससे जो हमने डायलॉग्स भी किए वो वी डिड started with forests first in Mumbai last 2 years ago, and उसके बाद हमने डिजिटल कॉमन्स पे किया, जैसे
बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफ कोर्स उबर है, ओला है, बट इवन सरकार की अब हर चीज़ में ऐप्स हैं, यूपीआई है, हर चीज़ है। तो ये किसका डिजिटल कॉमन्स है, ये पेमेंट कॉमन्स जो है ये किसके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं किसके, हु डिसाइड्स कैसे चलेंगे। तो हमने कोर्स पे किया, कल्चर पे भी वी वांटेड टू डू समथिंग कि जो परफॉर्मिंग कम्युनिटीज़ हैं राजस्थान की हैं, वहाँ पे हमने राजस्थान में किया था, तो वो उसका स्पेसिफिक था। तो जो लोग इसमें लड़ रहे हैं, जो कम्युनिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, हम उनसे समझें। सो वीव डन दी 7-8 डायलॉग्स, फॉरेस्ट, डिजिटल कॉमन्स, ओशंस, कल्चर एंड अर्बन कॉमन्स, कॉमन लैंड्स, इंफॉर्मेशन एंड क्लाइमेट। हमने अभी तक ये पिछले 2 साल में ये 8 डायलॉग्स किए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो आप देख सकते हैं जो लोग इन इश्यूज़ पे इन्वॉल्व हैं उनके साथ मिलके हमने डायलॉग्स को ऑर्गेनाइज़ किए। और इन हर डायलॉग में हमने 3 मेन क्वेश्चंस पे बात की कि पहले तो जैसे अगर अर्बन कॉमन्स है तो व्हाट इज़ अर्बन कॉमन्स, क्या है अर्बन कॉमन्स में। सो अगर अर्बन कॉमन्स फॉर इंस्टेंस हो गया, इट्स नॉट जस्ट मतलब ज़मीन, प्लेग्राउंड, पार्क्स नहीं, बट इवन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सैनिटेशन, वेस्ट फैसिलिटी, ये सब कॉमन्स है अगर अर्बन कॉमन्स। तो क्या कॉमन्स हैं, किस तरह ये कॉमन्स अंडर थ्रेट हैं। और थर्ड क्वेश्चन था कि अगर ये कॉमन्स हैं और ये अगर कॉमन्स अंडर थ्रेट हैं तो हम किस तरह की अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं इनको बचाने के लिए। एंड हमारा सब में ये फोकस रहा है कि जो सबसे मार्जिनलाइज और जो सबसे डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं इन कॉमन्स पे, हम उनके पर्सपेक्टिव से इसको समझें। तो आज का जो हमारा सेशन भी है उसमें जो हमारे 5 पैनलिस्ट हैं वो अलग अलग इन कॉमन्स पे 5 में अपनी बात रखेंगे कि उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने क्या देखा है और कौन सी कम्युनिटीज़ जो हैं जो सबसे ज़्यादा, पहले तो कौन सी जो हम 2 दिन से बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी स्टूवर्डशिप, कम्युनिटीज़ का हक होना चाहिए। हु आर दीज कम्युनिटीज़, कौन है जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, कौन है जो कॉमन से सबसे ज़्यादा जिनकी संबंध है। सेकंड, जो कॉमन्स के थ्रेट्स हैं वो कौन से थ्रेट्स हैं जो ये कम्युनिटीज़ को कॉमन से एक्सक्लूड करते हैं, जो इन कम्युनिटीज़ को कॉमन से वंचित करते हैं। एंड थर्ड चीज़ हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह की सोशल अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं कि ये जो कम्युनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं वो इन कॉमन्स के लिए उनको ताकत मिले लड़ने के लिए। तो ये आज हमारा सेशन है। थैंक यू करीना। 2 साल का समय उन्होंने 5 काफ़ी इफेक्टिवली दिया है। और वो 2 साल में हमने डायलॉग से सीखा, जो निकल के आए न्यूनतम प्रिंसिपल्स, मिनिमम प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, इट्स नॉट एन अटेम्प्ट कि कंसेंसस बनाइए, मुद्दे क्या आ रहे हैं उसका एक सार, एक रिपोर्ट, एक ग्राफ की तरह हमने बनाया है। वो करीना के पास से हम कुछ कॉपीज़ लेकर आए ताकि और भी लोग जो डायलॉग्स शायद आए नहीं हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं क्या हो रहा था वो ले सकते हैं। मैं पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगी अगर इस तरफ भी थोड़े आ जाए, बिकॉज हियर पीपल कैन सी यू और व्हेन यू स्पीक। सो पॉल, संदीप, हाँ सामने आ जाए वहाँ, क्योंकि वरना ये आपको पैनलिस्ट को सबको ऐसे दिखा दो। हाँ प्लीज़। सो मैं शुरुआत अभी फाइनली शुरुआत में आई रिक्वेस्ट पारस कि वो अपनी बात गाना हाँ गाने गाने से शुरुआत करना चाहें या बाद में गा देंगे गाने से शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि बहुत एक्चुअली ये पूरा पैनल कैंपेनर्स ही है, बिना गीत से शुरू नहीं हो पाएगा चर्चा हमारा। तो यस एंड वील ऑफ कोर्स दोज ऑफ अस चावल गा रहे हो? नहीं हाँ, वो नहीं। वो वो नहीं गा रहे हैं आज। तो ये गाना है फेज का है और आप लोग सब साथ गाइएगा, हम भी पहली बार ही गा रहे हैं ये। हम मेहनत कस जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कस जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती है, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती है,
ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। हम सारा खजाना मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। जो खून बहे, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए। जो खून बहे, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए। हम हर कतरे का, हर गुच्छे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। हर कतरे का, हर गुच्छे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। हर गीत का बदला मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे। जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे। हम मेहनत से उपजाएंगे, हम बांट बराबर खाएंगे। हम मेहनत से उपजाएंगे, हम बांट बराबर खाएंगे। हम बांट बराबर खाएंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। धन्यवाद। ये सत्र बहुत सही जगह हो रहा है, पीछे देखिए। सही है। और सरकारी सत्र में है। अब पप्पे को भूल जाओ। तो शुरुआत परस से ही करते हैं। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। परस सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन रिसर्च के साथ जुड़े हैं, पर उनके बहुत आइडेंटिटीज़ है। एक डीएनटी समुदाय से खुद है और डीएनटी समुदाय के इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी, लाइवलीहुड, एक्सेस टू कॉमन्स, इन सब पे काम करते हैं। और सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, एक ऐसा अभियान राजस्थान में नेटवर्क है, उसकी एक बहुत कोऑर्डिनेटिंग भूमिका निभाते हैं। तो परस। धन्यवाद। तो हम 2 दिन से सुन रहे हैं सब चीज़ें, और हमारे काम में हम रोज़ कहीं न कहीं सुनते हैं कॉमन्स के इश्यूज़ पे चीज़ें। तो जब हम बहुत बड़े ग्रुप के साथ ये सब चर्चाएं सुनते हैं, तो हम जैसे लोग जो बहुत वंचित समुदाय से आते हैं और जिनकी आवाज़ बहुत कम होती है, संख्या भी बहुत कम है, तो ऐसे लोग उस रूम में बैठ के उनके दिमाग में कुछ अलग चलता होता है। तो वो जो अलग चलता है उन वंचितों के दिमाग में, वो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। जब कॉमन्स की बात होती है तो बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज की बात होती है, क्योंकि ज़मीन एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, हवा एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, या समुद्र का हो, जल, जंगल, ज़मीन, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनमें बहुत बड़ा डिस्कशन होता है, बहुत बड़ी चर्चाएं होती है। उनके चीज़ों पे सोचने वाले लोग बहुत हैं, उस पर रिसर्च करने वाले लोग हैं, उसकी बात को उठाने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन इन तमाम जो चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े रिसोर्स की हम बात करते हैं, उसके बीच या उसके पीछे या उसके बहुत अंदर में जो लोग छिपे होते हैं, वो एक तरह से बहुत अदृश्य जैसे हो जाते हैं और उनकी आवाज़ कहीं बाहर निकल के नहीं आती। तो ऐसे कुछ समुदाय हैं, और समुदाय में भी हम बहुत 2 दिन से भी हम सुन रहे हैं कि समुदाय को सशक्त करना है, समुदाय को कहीं मजबूत करना है, समुदाय ही कॉमन्स को बचा सकता है। लेकिन वो समुदाय कौन है जो बचाना चाहता है, और वो समुदाय कौन है जो ख़त्म करना चाहता है? मतलब ख़त्म भी समुदाय ही कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो कोई बाहर के वो आ रहा है। तो वो समुदाय भी कौन है, उसको भी बहुत स्पेसिफाइक समझना पड़ेगा कि कौन ऐसी समाज के लोग हैं जो कॉमन्स को बचाना चाहते हैं, और कौन ऐसे समाज के लोग हैं जो कॉमन्स को का दोहन करना चाहते हैं, उसका शोषण वो करना चाहते हैं। किस समाज की उस कॉमन्स पे निर्भरता है, किन समुदाय को लगता है कि यदि कॉमन्स नहीं बचे तो उनका अस्तित्व भी शायद नहीं बचेगा, उसको भी मुझे लगता है समझना बहुत ज़रूरी है। तो देश में एक ऐसा समुदाय भी है जिसको घुमंतु समुदाय बोलते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स भी बोलते हैं, डीनोटिफाइड ट्राइब्स भी बोलते हैं। ये ऐसे समुदाय हैं जो आमतौर पे आपको बहुत विजिबल है वो, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो इनविजिबल हो जाता है।
जैसे आप सड़क शहर में घुसोगे तो शहर के हर फुटपाथ पे आपको मिल जाएंगे, सड़क के किनारे सोए हुए आपको मिल जाएंगे। फिर आप जा रहे हो तो लाल बत्ती पे आपको भीख मांगते हुए वो मिल जाएंगे। कहीं आप संगीत सुनते हो, लोक संगीत खास तौर से, तो वो लोक संगीत गाते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। कहीं आपको कहीं कारवा गुजर रहा है ऊँटों का या बैलों का, तो उनको ले जाने वाले वो लोग मिल जाएंगे। ये समाज, ये समुदाय बहुत समृद्ध समुदाय हुआ करता था एक समय में, और इस समुदाय पे दूसरा समुदाय बहुत निर्भर था। लेकिन आज की परिस्थिति में परिस्थितियाँ बदल गई है और ये समुदाय कोई छोटा नहीं है। यदि हम कहें DNT कम्युनिटी या घुमंतु समुदाय, ये पूरे देश में लगभग 600 से ज़्यादा जातियाँ आती है इस समुदाय में। और लगभग जो रेंडके कमीशन बना था 2008 में, उन्होंने एक स्टडी किया इसका, और उनके अनुसार ये लगभग 10 से 15% के बीच की आबादी वाला समुदाय है। और राजस्थान में यदि हम कहें तो राजस्थान में 32 जातियाँ इस समुदाय में आती है और लगभग 60 से 70 लाख लोग इस समुदाय के हैं। लेकिन इन समुदाय का कोई उस तरह से आवाज़ उठाने वाला, कोई उस तरह की बहुत सशक्त पॉलिसी उस तरह से नहीं है। तो आमतौर पे ये बहुत वंचितों में भी वंचित है और ये छूट जाते हैं आमतौर पे। तो ऐसे लोग जो है वो एक तरह से इस समाज का हिस्सा है। और ये तमाम जो समुदाय है, ये सब समुदाय एक ज़माने में बहुत चलने फिरने वाले समुदाय। इनका आप प्रकृति देखेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनको जहाँ चाहिए वहाँ जाके रह जाते हैं, बस जाते हैं। अपना अलग अलग पेशे के तौर पे ये जाने जाते हैं। कोई जैसे बंजारा समुदाय, वो ट्रेडिंग का काम करते थे, वो नमक को बेचने का काम करते थे। तो एक कुल सोट लेके वहाँ से नमक खरीदते और देश के अलग अलग हिस्सों में जाके वो बेचते थे। कुछ ऐसी परफॉर्मिंग कम्युनिटीज़ हैं जो अपना गीत संगीत के ज़रिए आप उसको जानते हैं। जैसे कालबेलिया समुदाय है, नट समुदाय है, ये बहुत परफॉर्म करते हैं गीत संगीत, लंगा मांगनियार, आप पूरी दुनिया भर में वो लोग जाके गाना बजाना करते हैं। तो वो समुदाय इसमें आते हैं। और ये समुदाय ऐसे थे जिन्होंने कभी किसी बाउंड्री को स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो कहीं किसी बाउंड्री में बंधे हुए हैं, वो जहाँ उनको चाहा वहाँ वो निकल गए। और निकलने के दौर पे वो कितनी ही संस्कृतियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, कितनी भाषाओं को उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह गई है, कितनी ही जलवायु, संस्कृति, कितने ही तरह के वातावरण को उन्होंने सहन किया और अपने में ही समाहित किया। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा वैल्यू कहते हैं डाइवर्सिटी, तो ये जो लोग हैं डाइवर्सिटी के जीते जागते नमूने हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा डाइवर्सिटी में और कौन व्यक्ति रह सकता है। डाइवर्सिटी को अनुभव इन लोगों ने किया है। तो ये समुदाय घूमने फिरने वाले रहे हैं और इसी वजह से अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था 1871 में, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और उसके तहत इन तमाम जातियों को एज ए क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया और जन्मजात इनको अपराधी मान लिया। उस वजह से ये लोग अपनी पहचान छुपाने लगे, उन्होंने अपने अपने पेशे एक तरह से छोड़ के ये लोग अलग अलग जगह जाके रहे। इन समुदायों का इस देश और दुनिया को बड़ा योगदान है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कॉमन्स को इन्होंने क्या दिया। तो यही लोग जो थे, इन्होंने दुनिया को ज्ञान देने का काम किया। ट्रांसपोर्ट की सारी व्यवस्था इन लोगों ने दी। सड़कें जो आज हम चलते हैं, यही लोग थे जो उस कारवा अपना ले जाते थे और अलग अलग जगह ये लोग अपनी उससे गए, ये उन्होंने दिया। जड़ी बूटियों का ज्ञान इन लोगों के पास, आज भी आप इन समुदाय के किसी व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठोगे तो आपको कई तरह की जड़ी बूटियों का आपको ज्ञान दे देंगे। उसको ये किया है। संगीत का ज्ञान, कला का ज्ञान इन लोगों के पास था। तो ये समुदाय नोमैडिक ट्राइब्स है। ये कॉमन्स पे कैसे निर्भर है, इनका रिश्ता क्या है? तो ये जो समुदाय है, ये लोग कॉमन्स पे ही निर्भर है। और ये इस रूप में हमें समझना चाहिए कि इन समुदायों को अपना कुछ नहीं होता है, न अपना ज़मीन होता है, न अपना घर होता है, न अपना कोई किस तरह का कोई रिसोर्सेस होता है। तो जब किसी का कुछ नहीं होता है तो सब कुछ उसका होता है। तो सब कुछ में क्या आता है? वो सारे कॉमन्स आते हैं। वो सारा जंगल इनका है, वो सारी धरती इनकी है, वो सारा पानी इनका है। अब ये सोचिए आप कि जिसके पास कुछ नहीं है और वो सब कुछ पे निर्भर है, तो उसके लिए कॉमन्स कितना महत्वपूर्ण है। यदि आज ये सोचे कि आज ज़मीन नहीं है तो ये कॉमन्स जो हमारे लोग हैं वो कहाँ आज रह सकते हैं? आज यदि सड़क पे फुटपाथ नहीं है और उसकी व्यवस्था नहीं है तो रात को वो जो घुमंतु लोग हैं, दिन में भीख मांगते हैं, रात को वो कहाँ सोएंगे? वो आप जितने पब्लिक स्पेसेस है, यदि वो नहीं मिलेंगे उनको तो वो कहाँ रहेंगे? जितनी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स कम्युनिटी है, वो सारी आर्ट्स कम्युनिटी
परफॉर्म करती है वो पब्लिक प्लेस पे करती है। यदि वो जगह उनको नहीं मिलेगी तो उनके लिए कहाँ पे वो जाके परफॉर्म करेंगे। और इन्हीं लोगों ने उसको सहेजा है। यदि जंगल को बचाया है, ज़मीन को बचाया, इन्होंने कभी खतरा उसको नहीं पहुँचाया, क्योंकि इनको पता है कि ये खत्म हो गया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। इसलिए उनकी तो मजबूरी है। किसी का अलग तरह से कोई इंटेंशन अलग हो सकता है, लेकिन इन समुदायों की तो मजबूरी है कि ये बचना चाहिए, क्योंकि ये नहीं बचेगा तो इनका अस्तित्व शायद नहीं बच सकता है। लेकिन इनको कैसे हटाया जा रहा है, जो कॉमन्स को इन्होंने बचाया, कॉमन्स के साथ इनका एक रिश्ता है, इनकी बहुत ज़्यादा निर्भरता है ऐसे समुदाय की, उनको कैसे आज हटाया जा रहा है। वो एक है जिनके ये मालिक कहे जाते थे, जिस जंगल ज़मीन के ये मालिक थे, आज इन लोगों के लिए एक नया शब्द ईजाद हो गया। इनको अब इंक्रोचर कहा जाता है। इनको कहा जाता है कि आप मुझे मैं अपने समुदाय के लोगों से मिलता हूँ तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये ज़मीन कौन सी है, सरकार क्या होती है, चारागाह की ज़मीन क्या होती है। वो तो उनको जो ज़मीन मिली, आज 10 दिन यहाँ रहे, 1 साल यहाँ रहे, दूसरे साल वो अपनी दूसरी जगह जाके अपना कुछ हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि हम जिस ज़मीन पे बसे हैं, हमें किसी ने नहीं रोका अब तक, जिसको हम बचाते आ रहे हैं। आज हमें अचानक नोटिस मिलना शुरू हो गया कि ये तो इंक्रोचर हो गए, ये एक तरह से आप इलीगल इस पे बस गए। तो एक नई आइडेंटिटी इन समुदायों को मिल गई कि इंक्रोचर हो गए। इनको समाज प्रताड़ित करता है, क्योंकि समाज में भी इनके प्रति जो मेंटेलिटी है वो एक सोशल स्टिग्मा है कि एक क्रिमिनल ट्राइब्स के तौर पे उन्हें देखा जाता है। तो लोग उनको जहाँ भी बसे होते हैं तो उनको वहाँ हटाते हैं। तो जहाँ ये लोग बसे हैं या जहाँ अपना डेरा जमाते हैं, आजकल वो जो रहते हैं उस ज़मीन पे, या तो चारागाह की ज़मीन कहीं कहीं होती है, तो लोगों को लगता है कि चारागाह की ज़मीन पे इन लोगों को कैसे आके बस गए आप, तो इनको यहाँ से हटाया जाए। तो उसके लिए समाज भी इनके लिए तैयार है हटाने के लिए। सरकार के भी जब कोई ऑर्डर जारी होते हैं, इस तरह से कोई कैंपेन शुरू होता है कि आप चारागाह को खाली करवाइए, ऐसे कॉमन्स को खाली करवाइए, तो सबसे पहले गाज इन्हीं पे करती, क्योंकि सबसे पहले कमज़ोरों पे ही एक्शन होता है। तो वो एक्शन का सबसे बड़ी मार यही लोग झेलते हैं। तो इन लोगों को भी ये वो होता है। कुछ ऐसे कानून बन गए जिस कानून में इनकी कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन इन कानूनों की वजह से इनको उस कॉमन से हटाया जा रहा है। कई ऐसे सरकारी आदेश की वजह से इनको वहाँ से हटाया जाता है। फिर गांव के जो दबंग है, ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि ज़मीन एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो उस पर इनको प्रताड़ित करता है। और जाति का है, क्योंकि ये सब लोग अतिवंचित लोग हैं, तो जो गांव में निर्णय लेने वाले लोग हैं वो उच्च जाति के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, वही डिसीजन लेते हैं। वो इनको वहाँ से हटाने पे तुले हुए हैं। पंचायत में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है, डिसीजन मेकिंग में कोई भूमिका नहीं होती है। तो इस तरह से इन समुदायों को जो अपना ही कॉमन्स था उससे एक तरह से अलग थलग किया जाता है। कई बार ये जो कम्युनिटी है, अपने शमशान घाट नहीं होता है, क्योंकि इनके पास बसे हुए नहीं है, तो उनके पास शमशान घाट नहीं होता है। तो कई बार जो कम्युनिटी दफन करती है इसमें, तो जब मर जाता है व्यक्ति उनके परिवार में, तो ये लोग रोते नहीं हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम रोए और गांव वालों को पता लग गया तो हम कल कहाँ दफन करेंगे इस बॉडी को। तो कई बार लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। 3 दिन तक बॉडी पड़ी रहती है, फिर जाके कहीं समझौता होता है तो उस बॉडी को कहीं दफन होता है। कई बार नहीं होता है, तो जिस झोपड़ी में ये लोग रहते हैं उसी झोपड़ी में अपनी बॉडी को भी दफन करते हैं, उस डेथ बॉडी को। तो जिंदा और मुर्दा एक साथ रहने वाले एक तरह से रहते हैं। और जो कॉमन्स जिसकी हम चिंता कर रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा चिंता करने वाले यही लोग हैं। तो इन लोगों के लिए जवाबदेही का कैसे ढांचा हम कह सकते हैं, मेरे पास समय नहीं है तो मैं बहुत जल्दी में बताऊं कि एक तो जब भी कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म बने, तो ऐसे लोग जो है इस समाज में जिन्होंने कॉमन्स पे निर्भरता है उनकी, उन लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। उसके नज़रिए से सोचना अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जब इनको हटाया जाता है, इस तरह की जो पॉलिसीज़ बनती है, तो इन लोगों की उसमें भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। और सरकार जब ऐसे डिसीजन लेती है कि इनको यहाँ से विस्थापित करना है या कॉमन्स को कैसे प्रोटेक्ट भी करना है, तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि इन लोगों की भागीदारी कैसे उसमें सुनिश्चित कर दी जाए। इनको जो एक शब्द दे दिया है कि इंक्रोचर बन गए, तो ये इंक्रोचर नहीं है। जैसे आज कई पॉलिसीज़ बन रही है। आज राजस्थान में गौशाला के लिए आप चारागाह की ज़मीन अलॉट कर रहे हो बड़ी संख्या में, वो सरकार उसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो लोग हैं, ये तो मतलब बिल्कुल उस कॉमन्स को बचाने वाले लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हज़ारों बीघा ज़मीन चाहिए, उस 1000 बीघा गांव की ज़मीन में ये कोई एक 300 वर्ग गज का उसको पट्टा ज़मीन का चाहिए, वहाँ उसको कैसे मिले, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो कि इसको उस कॉमन्स पे रखा जाए, बचाया जाए, वो सरकार वो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जो परफॉर्मिंग आर्ट्स जो आर्टिस्ट कम्युनिटीज़ हैं, वो कहाँ परफॉर्म करेंगे, कौन से पब्लिक स्पेसेस होंगे, वो कैसे बचे, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो सकती, वो उसमें हो। और इनके जो राइट्स और इंटाइटमेंट्स जो कॉमन्स पे निर्भर है, वो कैसे बचे रहे, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो सकती है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।
अब इसका एक्चुअली कोई टिप्पणी वगैरह हम नहीं देना चाहते। फाइनली सब अपनी बात कहने के बाद आई थिंक हम सामूहिक बात रखेंगे। अगले मैं संदीप मिन्हास जी से रिक्वेस्ट करूँगी। संदीप आए हैं कुल्लू के रीजन से और इनका एक एसोसिएशन है जो सही माने में मोस्ट रेलेवेंट PhD पीपल फॉर हिमालयन डेवलपमेंट इनके नेटवर्क का नाम है। और पूरे हिमालयन रीजन में जो इसमें अनेक प्रकार के कॉमन्स है और जिसमें विकास की इतने सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज़्म हो, लोकल एग्रीकल्चर हो, पावर, एनर्जी, सबके इतना सोच है कि क्या होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो लोग इन कॉमन्स पे निर्भर है उनके क्या इश्यूज़ है, तो उस पर संदीप जी हमारे साथ 10 मिनट अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षिता और सबको गुड मॉर्निंग। तब मैं बारिश की बात सुन रहा था तो कई सारी चीज़ें तो रिलेटेड हैं और सब राज्यों में लगभग एक जैसी हैं। संदीप भाई थोड़ा खड़ा हो जाए। दिख नहीं रहे दिख नहीं रहा यहाँ। अब दिख रहा हूँ। यहाँ यहाँ बीच में आ जाइए। हिलते तो जो हिमालयन रीजन है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हिमालयन रीजन का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो फॉरेस्ट है और वही सबसे जो कंट्रोल में है। जैसे हिमाचल की बात करूँ मैं, हिमाचल का 67% ऑफ द टोटल एरिया जो है वो फॉरेस्ट है, नोटिफाइड फॉरेस्ट है और वो सारे का सारा सरकार के पास है। और जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो सिर्फ 11.1% है जिस पे मलकियत है अपने लोगों की। तो इतना छोटा भूभाग है जिस पे लोगों का लाइवलीहुड चल रहा है और उस लाइवलीहुड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ मोस्टली जो डिपेंडेंस है वो जंगल की ज़मीन पे है, क्योंकि वो गांव के साथ जंगल की ज़मीन लगती है। आप घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर आपको 2 खेत आप लांघेंगे और तीसरा जो होगा वो जंगल की ज़मीन वहाँ पे ज़्यादातर है। तो चाहे वो ग्रेजिंग का मामला हो, चाहे फ्यूल वुड का मामला हो, चाहे हमारी मिट्टी लेने का मामला हो, पत्थर लेने का मामला हो, पानी का मामला हो, जड़ी बूटी का मामला हो, जो भी है वो सारे का सारा हमारा जंगल से ही आ रहा है और जंगल के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है। अब इसमें एक तो है लार्जर डिपेंडेंस की पूरे समुदाय का या पूरे पॉपुलेशन का डिपेंडेंस है, लेकिन अगर इसमें देखें थोड़ा गौर से देखें तो हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकली एक चीज़ अच्छी हुई जो लैंड रिफॉर्म हुआ और लैंड रिफॉर्म में लगभग हर फैमिली को कुछ ज़मीन मिली और वो 5 बीघे एक ज़मीन मिली। पर ओवर द पीरियड क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को ज़मीन मिली जो आर्टिजन्स थे, जिन्होंने कभी खेती की नहीं थी, तो धीरे धीरे वो ज़मीन उनकी अपनी डिपेंडेंस के लिए, क्योंकि उनको खेती करने आती नहीं थी, कोई उनको ट्रेनिंग नहीं थी, तो वो धीरे धीरे उनकी ज़मीन बिकती गई। दूसरा हमारे यहाँ पे जो बड़ा हुआ वो फैमिली में जो डिवीज़न हो, क्योंकि लैंड सबके पास है लेकिन लैंड का साइज़ बहुत कम है। मैंने पहले बोला कि 11.5% लैंड है, उसमें भी कल्चरेबल लैंड अगर हम बात करें तो हार्डली 7-8% लैंड कल्चरेबल है जिसको एक्चुअली जिस पे खेती हो सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में जब फैमिली का डिवीज़न होता गया तो हमारे आज जो सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं वो 3 जिला, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर, 3 बड़े ऐसे ज़िला हैं हमारे जो आज बहुत सारी फैमिलीज लैंडलेस हो गई हैं। उनको घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है तो वो सरकार से लड़ रहे हैं कि हमें घर बनाने के लिए जंगल की ज़मीन हमें मुहैया करवाई जाए, क्योंकि हम घर बनाने के लिए ज़मीन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो। ये एक नई कम्युनिटी पैदा हुई जो फैमिली डिवीजन्स में पैदा हुई, जिसके पास आज जो फोर्स्ड है कॉमन्स के ऊपर, उसका डिपेंडेंस जो फोर्स्ड हुआ। ये फोर्स्ड क्यों हुआ? कई कारणों से हुआ। जैसे रक्षिता ने पहले ही बोला, पहले हमारे यहाँ पे 4 लेन का सपना देखा गया कि 4 लेन बनना चाहिए हिमाचल में, हिमालय के सारे पहाड़ को खोद देना चाहिए। अब आपको 4 लेन के लिए जितना लैंड चाहिए, जब आप पहाड़ खोदेंगे तो उसका 3 गुना आपको उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, तब आप कहीं जाके उस लैंड को वहाँ पे आप एक सड़क बना सकते हैं। और वो भी सड़क जब आप बनाएंगे तो आपको हर साल वहाँ पे कई हज़ार हेक्टेयर लैंड दोबारा खोनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो स्लोप जिसमें बनाएंगे वो पहाड़ हर बार आता रहेगा। और इसके कई सारे एग्जाम्पल आपने पिछले कुछ सालों में देखे, चाहे उत्तरांचल का एग्जाम्पल हो, हिमाचल का एग्जाम्पल हो,
जम्मू कश्मीर में भी शुरू होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी अभी बड़े ट्रेन चाहिए उनको भी, सब श्रीनगर तक ट्रेन चाहिए, कश्मीर में ट्रेन से पहुँचेंगे, आपको टनल चाहिए, आपको 4 लेन चाहिए, तो वहाँ भी वही हाल होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट का हम देख ही रहे हैं, तीस्ता रिवर के आसपास का क्या हाल हो रहा है। तो एक नई कम्युनिटी पैदा हो रही है जो लैंडलेस है, जो फोर्स्ड है, या तो वो माइग्रेट करे दूसरी जगहों पे, दूसरे शहरों में नौकरी के लिए, और वो घुमंतू किस्म की लाइफ को व्यतीत करें, या फिर वो अपना घर बनाएं जहाँ पे जंगल की भूमि है और सारी ज़िंदगी वो इसमें रहें कि किस दिन नोटिस आएगा, किस दिन हम इविक्ट हो जाएंगे। तो ये एक नई कम्युनिटी पैदा हुई जो हमारे विकास के संदर्भों से निकल के आई है। दूसरा, जब आप रोड बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, बड़ी परियोजनाएं ला रहे हैं, तो उसमें दूसरा ये हो गया, अगर आप कुल्लू की तरफ बहुत सारे लोग तो विजिट किया होगा, क्योंकि टूरिस्ट के नाम से बहुत सारे लोग गए होंगे। वहाँ पे अटल टनल है, अटल टनल नहीं, एक टनल है ओट की टनल के बाद एक बाजार पड़ता है, ओट ही बाजार बोलते हैं उसको। जब उस लैंड को वाइडन किया गया तो वहाँ पे 80 दुकानदारों को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया, और वो जो दुकानदार थे उनको जो लैंड एलोकेट की गई थी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लैंड एलोकेट की थी, लेकिन जब एक्चुअली कॉम्पनसेशन की बात आई तो पता चला वो लैंड है ही किसी की नहीं, वो फॉरेस्ट की लैंड थी। तो आप वहाँ पे 50 सालों से धंधा कर रहे हैं, और ऑल ऑफ सडन एक आता है रेवेन्यू वाला कि भाई आपकी बिल्डिंग तो गिरा दी, कॉम्पनसेशन आपको 0 मिलेगा क्योंकि आपकी लैंड ही नहीं है। और वो दुकानें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खरीदी थी, ऐसा नहीं कि वो गए और बसा दिया। दूसरा, कौन सा कम्युनिटी सबसे ज़्यादा दूसरा जो हो रहा है वो कौन हो रहा है? जो हमारा गद्दी कम्युनिटी है, हमारा गुज्जर कम्युनिटी है। क्योंकि आप इतनी चौड़ी सड़कें बना दे रहे हैं, वो अपनी भेड़ बकरी जिन पहाड़ों पे पहले वो चढ़ा देता था वो जाएगा कैसे? क्योंकि वो जो रास्ता है वो तो आपने ब्लॉक कर दिए हैं उनके। वहाँ पे तो लगा दिया आपने 40-40 फीट ऊंचे डंगे, आपने हाइडल प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट ने एक रिजर्वायर बनाया, रिजर्वायर ने आपका जो गद्दियों के जाने आने का रास्ता था वो सारा ख़त्म कर दिया। तो दूसरा जो कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा भी झेल रहा है वो हमारा गद्दी कम्युनिटी है। क्लाइमेट का बहुत बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, डेवलपमेंट का तो पड़ ही रहा है, क्लाइमेट का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। उस क्लाइमेट के असर में भी हमारे साथ क्या हो रहा है? क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोग्राम्स जो जिनकी बात हो रही है, क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोग्राम में सबको पता नहीं क्या हो गया है दुनिया भर में कि ट्री लगा देना है, कि सिर्फ सोल्यूशन है जंगल, पेड़ लगा दो बस, और कुछ मत करो, पेड़ लगा दो बस सब ठीक हो जाएगा। आप 5 करोड़ पेड़ लगा दो, माँ के नाम पेड़ लगा दो, बाप के नाम पेड़ लगा दो, बहन के नाम पेड़ लगा दो, फिर वो बड़े लोग जो बोलते हैं माँ के नाम पेड़ लगा दो, उनका फिर चलता है नीचे पेड़ लगा दो। पेड़ कहाँ लग रहा है? पेड़ लग रहा है कॉमन लैंड पे। किसकी कॉमन लैंड पे? जो वहाँ पे ऑलरेडी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, और ठाकुर की कॉमन लैंड पे नहीं लगेगा पेड़, वो लगेगा जो बेचारी गरीब कम्युनिटी है वहाँ पे, जो इकोनॉमिकली पुअर है, सोशली डिप्राइव्ड है, कास्ट का उसको झेल के आ रहा है दंश। उस कम्युनिटी की जो कॉमन लैंड है जहाँ पे वो बकरी और गाय ले जाता था, वहाँ पे सब ने पेड़ लगा दी। स्कूली बच्चे भी जा रहे हैं वो भी पेड़ लगा रहे हैं, युवा भी जा रहा है वो भी पेड़ लगा रहा है, एनजीओ वाला जा रहा है वो भी पेड़ लगा रहा है, हाइडल प्रोजेक्ट वाला पेड़ लगा रहा है। कर क्या रहे हैं पता किसी को नहीं है। किस पेड़ को लगाने का मतलब क्या है, या क्या ये यहाँ का नेटिव ही है? प्लांटेशन भी आप नीम का पेड़ लगा देंगे हिमालय के ऊपर जाके, भाई ये वो नेटिव ही नहीं है हमारा, क्यों लगा रहे हो उसको? यहां का लगाओ ना। दूसरा, लगाना कहां है उसको तो तय करो, कौन सी जमीन होगी वो, और क्या सच में जरूरत है हमें? मतलब हम क्या सच में हमारे जंगलों में इतने पेड़ों की जरूरत है जो ऑलरेडी डेंस फॉरेस्ट हैं, और जो आपकी ग्रास लैंड्स हैं, क्या ग्रास लैंड फॉरेस्ट नहीं होता है? वो भी तो फॉरेस्ट है ना। क्योंकि आपने उसके वैल्यू को समझा ही नहीं है। आपको पता ही नहीं उसका सीपेज वैल्यू क्या है, आपको पता ही नहीं उसका ग्रेजिंग के लिए क्या वैल्यू है, आपको पता ही नहीं है कि पूरे इकोनॉमिक साइकिल में, पूरे इकोलॉजिकल साइकिल में, पूरे सोशल साइकिल में उस लैंड का मतलब क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। संगड़ एक जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है, आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा मीडो है और बहुत खूबसूरत जगह है। सोशल में उसका बता रहा हूँ आपको। उस मीडो में
गांव के अंदर अगर झगड़ा हो जाए, मान लो 2 फैमिली लड़ जाएं, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, वो उस ग्राउंड में चले जाएंगे, क्योंकि उस ग्राउंड में आप किसी को गाली नहीं दे सकते, उस ग्राउंड में आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते। इवन लड़का और लड़की जब शादी कर लेते हैं और घर में बड़ा प्रेशर हो जाता है, तो उठ के वो ग्राउंड में बैठ जाते हैं बीच में, क्या करो, क्या करेंगे? नहीं करेंगे कुछ। फिर वो बाहर खड़े हो जाते हैं, फिर जाके वो धीरे बोलना है, क्योंकि आप दूसरे को आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए जो भी आप बोलेंगे, तो धीरे धीरे वो समझौता होता है। अब इस वैल्यू को कौन देख रहा है? वहां पे आप लगा देंगे पेड़। तो ये जो हम नई तरह की एक कम्युनिटी जो डिप्राइव हो रही है, उसको जो हम निकाल रहे हैं, अब मुझे लगता है कई बार कि जो सोशली इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसके साथ इकोलॉजिकली मार्जिनलाइज जो सेक्शन है, नॉट ओनली इकोलॉजिकली की लैंडस्लाइड से मार्जिनलाइज हो गया या कुछ और घटना हो गई, ये जो प्लांटेशन से भी मार्जिनलाइज करते जा रहे हैं, इनको भी देखने की ज़रूरत है। और इसमें 3 एक्ट को जरूर देखने की ज़रूरत है। पहला फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसके एलोकेशंस की, उसके इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि वो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ मामला है टोटली। तो वो FRA कैसे लागू हो रहा है, हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों के क्लेम जो जा रहे हैं वो कहाँ अटक जा रहे हैं, और अटक जा रहे हैं तो उसमें एक्चुअली कारण क्या, वो उसका अकाउंटेबिलिटी होने की ज़रूरत है। दूसरा कैंपा है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो प्रोग्राम है, वो कहाँ लग रहा है, वो प्लांटेशन कहाँ हो रही है, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और तीसरा जिसके अब हम मार झेल रहे हैं, खासकर कुल्लू डैम सेफ्टी वाला, डैम सेफ्टी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 2 दिन पहले वार्निंग देता है कि यहाँ पे हैवी रेन हो सकती है, लेकिन डैम वाला अपना गेट ही नहीं खोलता, खाली नहीं करता उसको। फिर अचानक क्लाउड बर्स्ट होता है, फिर वो एक गेट खोलता है, एक खोलता है, फिर नीचे वाला देखता है ऊपर से बहुत आ गया, वो भी खोलता है अगला, तो वो तो गेट ही खोलते हैं। हमारे घर बार, बच्चे, कैटल सब खुल जाते हैं परे को। 200 से ज़्यादा लोग इस बार, इस महीने 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई हिमाचल में। पूरे का पूरा गांव, समेज गांव, 42 घर थे, एक घर बचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ, और कौन उनको ला रहा है उस मतलब कौन ला रहा है उस जगह पे, रिवर के साइड में कौन ला रहा है? सरकार। क्यों? आप हिमाचल में आप चले जाइए, कॉलेज कहाँ मिलेगा? कॉमन लैंड जो रिवर के साइड में है। बस स्टैंड कहाँ मिलेगा? रिवर के साइड में। हॉस्पिटल कहाँ मिलेगा बड़ा? रिवर के साइड में। तो लोग कहाँ जाएंगे? तो फोर्स्ड माइग्रेशन है ना, क्योंकि आपने फैसिलिटी क्रिएट कर दिया, आपने फोर्स कर दिया। तो समेज गांव को क्या हुआ? वो सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर किया, खड्ड में डेवलप आपने। अब लोग जो ऊपर रहते थे उन्होंने भी शिफ्ट कर दिया, माइग्रेट हो गए वो नीचे को। माइग्रेट हुआ तो अब क्या हुआ? क्लाउड बर्स्ट हुआ, सारा गांव साफ हो गया, किसी को पता ही नहीं एक्चुअली कितनी डेथ हुई, कितना लॉस हुआ। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, इस अकाउंटेबिलिटी को, डैम सेफ्टी की अकाउंटेबिलिटी को कैसे देखेंगे? क्लाइमेट की अकाउंटेबिलिटी, मेटेरोलॉजिकल अगर डिपार्टमेंट अगर आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट ने उस डाटा का एक्चुअली इस्तेमाल किया कम्युनिटी की या कॉमन्स को बचाने के लिए? ये भी अकाउंटेबिलिटी में आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगले वक्ता मैं तरुण भारतीय जी से रिक्वेस्ट करूंगी, करीना अगर आप सेटअप कर लेंगे। तरुण आते हैं शिलोंग मेघालय से, और वहाँ पे एक बहुत कैंपेन से जुड़े हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट। जब नेशनल कानून आया था उससे पहले ही वो एक कैंपेन से जुड़े हैं, और वहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, पर्टिकुलरली स्ट्रीट वेंडर्स के यूनियन को स्थापित करने में, उनके साथ उनके लाइवलीहुड इश्यूज़ पे लड़ने के लिए उनके साथ खड़े हैं। एंड अर्बन क्षेत्रों में कॉमन्स क्या है, कैसे उसकी कल्पना क्या होगी, और उन पे डिपेंडेंट कौन लोग हैं, पर्टिकुलरली फॉर इंस्टेंस स्ट्रीट वेंडर्स, जो काम मेहनत कक्ष जो हमने गीत से शुरू किया था, वो लोग जो शहरी कॉमन्स पे डिपेंड करते हैं, उनका परिप्रेक्ष्य रखेंगे। I'll speak in English. तो समरी ट्रांसलेशन। Yeah. So I come from Shillong, and Shillong is, most of you know, is one of the first cities ever established in northeastern region of India, or
western region of Southeast Asia. So I come from there and I'm a settler there. So I'm not an indigenous person from there. So I should make it clear that I grew up in Shillong, although I have loved and married in Shillong. So, so I'm there. So I want to start off with a song because I come from Shillong, so I should play a song. And it's a song by Joni Mitchell. I don't know whether, how many of you have heard of Joni Mitchell, but it's a song called Big Yellow Taxi, and I'll play the first two verses of that thing and then I'll talk about what we do. It's a lyric video, so you can read the lyrics. Paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You leave paradise, put up a parking lot. Pick up all the trees, put them in a tree museum. And they charge the people $1.50 just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You keep paradise, put up a parking lot. Audio stopping. Hey, farmer. Yeah. So I have a proposition to make, and especially in a program about commons. People from the cities feel very embarrassed when we come to a place like this, where the nature is celebrated, naturalness, the indigeneity. Somewhere, city itself is seen as a very impure thing. City is something which you are embarrassed about because it's full of people looking for anonymous encounters. People are alienated. It's full of violence. There is, all kinds of impure things happen in a city. And so to imagine city and putting commons next to it seems something illegitimate. I have grown up in a city. I enjoy the city. I like going to concerts. I love the sudden encounters with people. I like going into the alleyway to kiss my girlfriend, all kinds of impure things. Because at one level, compared to the villages, and this I'm sure Bapal will talk about, maybe the commons in the villages, which are supposed to be natural, are not imagined as commons. What I think, and you may disagree with it, it's only the city which has from its inception been imagined as common and made as commons. People have made the city. And who are these people who have made the city? Like Shillong, it starts in 1872, it becomes the headquarters. It's a colonial city, but people start coming because city is a place of freedom. And the idea that you could come, you could leave your life in the village for multiple reasons, for displacement, for caste, for all kinds of exploitations. You come to the city and you look for that freedom. You create commons in the city. You create street corners where you can meet. You start taking over places, and if you see history of cities all around the world, some of the best cities where you have parks, you have libraries, you have those kind of things, there was nothing natural about it. It's people who made that. Shillong is newspaper if you open today also, and that's why I remembered this song, because 14 parking lots are being imagined in Shillong. And if you open the paper, people like us, we always
rue the fact that Shillong, there were good old days of Shillong. It's a beautiful place. It has Assam type houses. And to heritage in that sense has become a kind of a burden for the city, and a burden on the people who actually make up the city. And one of the groups whose union I work with, the hawkers and street vendors, they're seen as vermins, as pestilence. They're encroachers. City is seen as we need to have big pavements. We need to have, beautiful tree-lined avenues. We need to have, so people like them, people who create the city, domestic workers, for instance. City, you always imagine the people, especially people like us, we imagine the city as a place which should be clean, which should be organized, which should be planned. And in this context, the first people you want to remove are the people who labor in this city. And if you look at other parts of India also, and Shillong, for last almost 8 years, we have been fighting the battle to establish ourselves in the city and say that if you're going to have a smart city, if you do not, and Faiz, the person whose song Paras sang, he has a nazm, he says, yahan se shehar ko dekho. Where do you look at the city from whose perspective? From a planner's perspective or from the laboring poor's perspective? Do you look at it from the eyes of a queer person in the city? Like cities have been the places where queer people have felt liberated. It's not in the village. It's in the city where queer people have been liberated. So that position and the idea of making the commons perspective, not in terms of commons as something natural, because commons cannot exist without people commoning things. And cities are the places where you can see humans, people who are making this thing up. There's nothing sacred or ritualistic about those things. So accountability framework, or whether what is accountability, but how people will participate in making of the city. In Shillong, for instance, we have been trying to, what we are saying is smart city versus people city. It's not garden city, it's people city. Whether people can work there, whether people can feel free there, and most importantly, and at least for me, is people can enjoy there. The pleasure itself, it's not sacrificing for the commons, but enjoying the commons. So this is what I want to say. And obviously, this is a very nice poem. It's an old British poem which you should read. The law locks up the man or a woman who steals the goose from off the common, but leaves the greater villain loose, who steals the common from the goose. क्या ही कोई टिप्पणी दे सकता है। आप सब लोग इतना सच में सबसे मूल जो क्वेश्चंस है और पर्सपेक्टिव्स है उठा रहे हैं, एंड वी रियली आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्सेशन दैट विल फॉलो। अभी मैं वक्ताराम जी से रिक्वेस्ट करूंगी। वक्ताराम जी पाली से है, राजस्थान, और जिस SR अभियान की नेटवर्क की मैंने बात की थी उससे जुड़े हैं। RTI, सोशल ऑडिट्स, नरेगा, FRA, बहुत सारे इन राइट्स बेस्ड कानून फ्रेमवर्क्स पे काम करते आए हैं। और कॉमन लैंड्स का जो बैटल होता है, जहाँ पे रिलीजियस आइडेंटिटीज़, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ उसको क्लेम करते हैं, उसमें वल्नरेबल कम्युनिटीज़ का भी क्या क्लेम कि कॉमन लैंड्स केवल एक समुदाय के लिए कॉमन ना हो, अनेक के लिए हो, उस पर अपनी बात रखेंगे। और मैं आपको 5 मिनट पहले अंदाज़ा दूँगी। थैंक्स रक्षिता जी। मोटे रूप से जो मेरे से पूर्व जो साथियों ने बताया है, उसमें देखा जाए तो समस्या अलग अलग स्टेट में एक जैसी है, लेकिन मुख्य तौर से मैं राजस्थान के संदर्भ में अगर देखूँ तो कॉमन्स जो लैंड है, उस 2 तरह की कॉमन्स लैंड का ज़्यादातर कम्युनिटी से
उपयोग जो लेते हैं, और ज़्यादातर कम्युनिटी जो है दो तरह की कॉमन्स पे ही निर्भर है, जिसमें एक तो चारागाह है और एक फॉरेस्ट लैंड है। तो चारागाह पे जो है वो पशुपालक समुदाय ज़्यादा निर्भर है, और पशुपालक समुदाय जो अलग अलग स्टेट में, जैसे DNT समुदाय जो है, ये रबारी है, गुजर है, आप ये जो आपके अलग अलग बकरवाल जो अलग समुदाय अलग स्टेट में है, इसी तरह से गद्दी समुदाय है। तो अलग अलग समुदाय जो है अलग अलग राज्य में है, वो इस पर निर्भर है। अब मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है, जंगल ज़मीन का बात करें तो उस पर आदिवासी कम्युनिटी जो है, चाहे वो भील, मीणा, ग्रासिया जो जाति है वो उस पर निर्भर है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि दिनों दिन वो दोनों कॉमन्स लैंड जो है कम हो रहे हैं, और जैसे वो कम हो रहा है तो उनकी लाइवलीहुड पे बहुत बड़ा असर हो रहा है, और धीरे धीरे वो समुदाय अपना जो पैतृक जो धंधा है, जो परंपरागत जो व्यवसाय है, वो लुप्त होते जा रहा है। और वो जैसे लुप्त होते जा रहे हैं तो वो समुदाय भी परंपरागत एक तरह से लुप्त होते जा रहे हैं, और वो गांव छोड़ के शहरों में जा रहे हैं। तो कई तरह से उनके सामने समस्या आ रही है, कई तरह के चैलेंज है। तो मोटे रूप से देखा जाए तो जिस तरह ज़मीन पे बैठे हैं, जैसे मान लो कॉमन्स पे पशुपालक समुदाय है, तो कॉमन ज़मीन पे कोई निर्णय होता है तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है, कई वर्षों बाद उन्हें पता चलता है कि आपकी वो फलाने खसरे की कॉमन्स लैंड जो है सरकार ने हवाई अड्डे के लिए घोषित कर दी है, या उसके आरक्षित कर दी है, या किसी उद्योगपति को दे दी है, या किसी पूंजीपतियों को व्यवसाय के लिए दी है। तो ऐसे में उनका जो निर्णय होता है, जिन समुदाय कॉमन्स पे निर्भर है, उन कॉमन्स का सरकार ऑफिसों में बैठ के जब निर्णय लेती है तो समुदाय को पता ही नहीं रहता है, और बाद में जाके बहुत लंबे समय बाद उनको पता चलता है कि भाई खतरा हो गया, अब हमें यहाँ से उठाएंगे, हमें विस्थापित करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। उसी तरह से जंगल की ज़मीन है तो उसको भी खनिज के लिए या किसी खान के लिए आवंटित कर दिया, या किसी माइंस के लिए या किसी और धंधे के लिए सरकार ने आवंटित कर दिया। वहाँ बसे हुए जो आदिवासी समुदाय है उनको पता ही नहीं है, तो उसको भी बहुत लेट पता चलता है। और ऐसे ही अगर होता रहा, उन जो निर्णय होता है जिस ज़मीन पे जो कम्युनिटी निर्भर है उनको अगर पता नहीं है, तो ऐसे ही अगर होता रहेगा तो वो कम्युनिटी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी और उनके सामने बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। उसी तरह से जो DNT समुदाय जो है प्लान करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं अपनी मवेशी को लेके, पशुओं को लेके, तो उनके सामने भी ये खतरा है। आपने सामुदायिक दावा तो दिया नहीं, लेकिन आपकी जो फॉरेस्ट लैंड है वो किसी न किसी आपने प्लांटेशन के नाम पे आरक्षित कर दी। अब वो प्लांटेशन के नाम पे वो ज़मीन आपने आरक्षित की है जिस ज़मीन पे पशु सरते थे, वो जैसे भैया जी जो बता रहे थे कि वो ज़मीन तो आप देख ही नहीं रहे कि उस पर कब्जा है, किसी ठाकुर का है, किसी प्रभावशाली लोगों का है, उसको तो आप हटा ही नहीं रहे। लेकिन जो ज़मीन पे निर्भर थे, थोड़ी बहुत जो बची हुई थी, जिस पे पशुपालन जो अपना जीवन यापन कर रहे थे, उस पर आपने प्लांटेशन लगा दिए। वो कॉमन्स आप संवर्धन के लिए कह रहे हो, तो आगे उनका क्या होगा। तो इसी तरह से सबसे बड़ी जो दिक्कत ये हो रही है कि जो कम्युनिटी यहाँ बैठे हैं वो, और जो घुमंतु जो अलग अलग गाँव में जिनका पर रोज़ एक नया गाँव होता है, पर रोज़ आगे से आगे जाते हैं, उस समुदाय दोनों तरह के जो कम्युनिटी है उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी जो बात यह है कि ये कम्युनिटी जो है आज से नहीं, बहुत पहले से जो है, जैसे ट्राइबल जो समुदाय है, ये कहा जाता है कि ट्राइबल इज़ टाइगर, ये जंगल का राजा है। और आज उसके सामने ये समस्या आ गई कि वो कहाँ जाए। आज उसके सामने इसी समस्या को देखते हुए व्यक्तिगत इंडिविजुअल पट्टे तो दिए, लेकिन कम्युनिटी फॉरेस्ट के जैसे पट्टे नहीं दे रहे। अब नहीं दे रहे तो उसके लिए क्या है, अब वो उसका संवर्धन कैसे करे, लेकिन उनका तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। तो इसी तरह से मेरा ये मानना है कि सरकार और अपन सब मिलके, स्वयंसेवी संगठन वगैरह मिलके, आगे जाकर जब इन दोनों तरह की लैंड पे जिन पे कम्युनिटी का ज़्यादा निर्भरता है, सारागा और ये जो फॉरेस्ट लैंड है, इन पे कोई अगर निर्णय होता है, उस पर कोई तरह के अगर बात होती है, तो उस कम्युनिटी की भागीदारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक कम्युनिटी की भागीदारी नहीं रहेगी तो ये कम्युनिटी हमेशा के लिए धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। और कम्युनिटी की भागीदारी आते ही उन कम्युनिटी के क्या हित हो सकते हैं, उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, उस तरह के फीडबैक या सुझाव भी उसमें शामिल रहेगा। अंतिम में पॉल से हम रिक्वेस्ट करेंगे, पॉल दिवाकर नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़े थे हैं, और अभी एक इंटरनेशनल कोalition उन प्रकार के समुदाय जो मार्जिनलाइजेशन और एक्सक्लूजन अपने काम के वजह से या अपनी पैदाइश के वजह से, वर्क एंड डिसेंट,
अलग अलग देशों में अलग अलग आइडेंटिटीज़ ऐसे एक्सक्लूड होते हैं, उनके साथ एक कैसे कोलिशन के साथ काम कर सके उस पे करते हैं। और पॉल बहुत सारे राइट्स बेस्ड एंटाइटलमेंट्स के कैंपेन्स हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू फूड सिक्योरिटी, बजट्स जिसका जितना हिस्सा उनका उसका उतना बजट एलोकेशन भी सारे कैंपेन्स के साथ जुड़े हैं। और पॉल हमारे पूरे डायलॉग सत्र में हमेशा जुड़ के कंट्रीब्यूट करके, क्वेश्चन करके और इन डिफ़िकल्ट, अनकम्फर्टेबल, इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस को निकाला ना जाए, सेंटर ऑफ कॉन्वर्जेशन रहे, उस पर हम उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। एंड वी ऑल्सो रिक्वेस्टेड पॉल टू स्पीक लास्ट so he can also pull together some of the threads that have emerged. Thank you. Thank you, Rakshita. ये 2 स्लोगन करेंगे। 100 में 25 हक हमारा, 100 में 25 हक हमारा। ये सिर्फ दलित और आदिवासियों के बारे में बात कर रहा हूँ, बट लेकिन इफ़ यू इंक्लूड women and all the marginalized, at least maybe 75% of it is actually our haq. But otherwise we know बहुत completely exclude कर रहा है बजट में। Then दूसरा स्लोगन ये है, श्रम हमारा फसल हमारा, जमीन पर हक भी हमारा। श्रम हमारा फसल हमारा, जमीन पे हक भी हमारा। श्रम मादे हक्कु मादे, भूमि मीदा हक्कु मादे। In Telugu it's what we say. Just one question that I have, what is ये commons को विरुद्ध शब्द क्या है? Opposite क्या है? What is antithem or opposite to private? Okay. और दूसरा? Special. Personal, private, or anything else? Special. Ownership. Anything else? ये दूसरा दृष्टिकोण से हम देखना है। I think maybe in the year 1580 or 1600, this Robert Clive there came to South Asia, and he thought this whole land is nobody's land and this is my land, right? And they came and then said, okay, we should teach them culture, we should teach them this thing, and slowly they grabbed the entire, not just one country, but I think the whole world. I think at some point they owned the whole world. Uska naam kya hai? What is this process is called? Colonization. I think we'll have to understand commons from the perspective of colonization. Because if we don't look at this from perspective, we think that, okay, forest is commons, and so forest should ensure that climate justice all should happen, and people who are there, as what Bhaktaji has said, and what Paras has said, what Sandeep has said, the people who are actually have made that forest possible, they are completely colonized, they are completely destabilized, they are completely excluded. So, the way I understand commons is that at some point, at different levels of history, different levels of our environment, different layers of colonization is taking place. So, colonization, we are understanding, white person has come into the lands of the Bharat and all the Sri Lankas and all that, and therefore that is colonization. But pre-colonization bhi hai na? Pre-colonial forms of slavery bhi hai. What is one pre-colonial form of colonization? Can one example? Huh? Zamindari system. और दूसरा? Invasion by foreign rule. But pre-colonial. Yeah, that happened the Kohlis and Okay. But one of the pre-colonial colonizations is caste system. Will you agree with me? Because there is some people who felt
that they are the ones who have got the entire knowledge, and then they started saying that the others don't have knowledge, therefore the others don't have any ownership, that the others don't have any skill, they don't have any talent, any merit, and therefore they can be set into some places. So some can just fight, some can just do business, some can just do farming, but the others are only for slaves. So if we also see it from the perspective of commons to colonization to systems that justify this colonization, we must recognize that caste system is one of the primary systems of colonization which has excluded and made some people untouchables, unseeables, brainless. They don't have, they have only hands, so therefore they should only work. So therefore, whenever the previous forms of migration have happened, there are two major hubs of migration in the world. One is Asia, where Dalits and Adivasis have migrated to almost the rest of the world, including Guyana, including South Africa, wherever mines are there, wherever plantations are there, wherever the infrastructure is being built, the slavery of people who are most marginalized have taken and then pushed there. The other hub is West African hub, where Mali, Mauritania, they have gone. So from that perspective, I think this is very, very important that we look at. I think one of the first principles is you have to reverse the colonization. I think now that is being called the decolonization, and now I think this whole aspect of commons, reimagining commons, is primarily a system of decolonization, where we need to see who are the people. I think the question that you have put is very, very important. Who are the people who have been completely excluded? So let us look at this from their perspective. Who wanted to seek liberation? Who wanted to seek some kind of a freedom where they can have something which they can have an access to? Who can have visibility? Who can have dignity? Who can have fruits of their labor and not just continuously remain as landless? So from that perspective, I think if we look at, one of the things that we'll have to see is there are several layers of colonization that have taken place. Patriarchy, one particular group of so-called men trying to see other genders, they are occupying, and they are pushing them to a kind of a field where they only produce, or they only for pleasure, sex, or for labor, nothing else, or reproduction. Because you have colonized that whole group of people and saying that you don't have skill, you don't have thing, and you, to the extent that we have made them lesser sex, that they can't equate, you can't have two things. So generations on generations we have excluded, and therefore patriarchy is one form of colonization that we'll have to reverse. Caste is another thing, class is another aspect, religion in some aspects where it has come. So I think commons, layers of commons that we have seen from the most marginalized, from the most vulnerable communities, how do you decolonize, how do you engineer commoning and build a framework of accountability? I think it's very, very critical. I think the example of budgets, example of making sure that you are pulling the budget is not being contributed, the Khazana is not being contributed by Adani or Ambani. Actually, they are making the maximum tax cuts. They are having the most number of facilities given by the state. They are actually recruiting people and then accruing the land and then being given to them. They are paying the least amount of tax. The most amount of proportion of tax is being paid by those who are doing the labor work. If you look at the proportion of amount that they pay, the indirect taxes, but what they get from it, they don't even have a footpath, they don't even have a thing. So budgets have to be decolonized, land has to be decolonized. From the perspective of Gomattu, from the perspective of Mala, Madiga, Chamar, so-called scheduled caste, of course now we have deregularized the whole reservation system. So
this whole aspect of making sure what are the kind of aspects that we have to do. I think the effort that this whole commoning has taken place, seas have been colonized, internet, the whole space has been colonized. All these aspects, I think there is a necessity to view it from the want of one, the resource, can it be shared equally, equity principle with the most marginalized? Can they have access? Can they have agency to have a say, to participate? And can they have, they may not own the thing, but they need to have access to these aspects. I think from these aspects, if we look at it, whether it is caste, whether it is class, whether it is gender, whether it is religion, whether it is culture, the food we eat, some people look down on the food that I eat. Some people look at it as a very unclean food, whereas some people, for them, it's an aspect of nourishment. So from these aspects, to look at the whole framework of commons is actually, we are recreating from what has been dehumanized, we are bringing into the perspective of fully humanizing all people, ensuring that there is a diversity in these aspects. So thank you very much for this opportunity. So I think really intend, thank you everybody for keeping such fantastic time, or I think jam ke we can give our panelists a round of applause. बहुत कठिन चीज़ें बहुत संक्षेप में रखी और बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स दिए जो हम 2 दिन से बहुत इस पूरे कॉमन्स के फिनोमिनन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सोच रहे हैं. तो ये कौन से कठिन प्रश्न है जिसको हमें केवल मतलब टोकन अटेंशन नहीं देना चाहिए, पर सच में पूरी चर्चा उस पर केंद्रित होनी चाहिए. आई मीन दैट हैज़ टू बी द सेंटर ऑफ द कॉन्वर्जेशन and not just something. I just need to get to the last slide. I will just end with ये dialogues चले, जैसे करीना ने बोले 9 dialogues हुए. हम आगे भी अगले 1-1.5 साल में 8-9 और dialogues करना चाहते हैं on issues such as public finance is a kind of commons, like Paul had said. Next, if you can go. Thank you. This one. Yeah, public finance, water, air, minerals, energy, food security, biodiversity. We have to start seeing all of these things as commons. How are ordinary people staking their claim on and commoning and being part of decisions that are being taken in its names? तो इन सब चीज़ों पे हम डायलॉग्स करेंगे. आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज़ उसमें जुड़े और we really want more संगठन्स, campaigns, networks, organizations, people to get involved in these dialogues, ताकि our whole agenda is to try and build a framework of accountability for the commons, which is learning from people's assertions on commons. तो ऐसा नहीं है कि framework of accountability नहीं है commons के लिए. हम बहुत पढ़े हैं, लोगों को Nobel prizes मिले हैं, इस्तेमाल में होते हैं. But it's very rare and it's too little that actually those who are at the forefront of resistance, वो लोग theorize नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए. तो ये कोशिश है कि जो लोग commons को protect कर रहे हैं और resist कर रहे हैं उस पर any destruction का, वही लोग एक परिभाषा बनाएं कि commons क्या है, किसके लिए ज़रूरी है और उसकी जवाबदेही तय करने के लिए क्या करनी चाहिए. So that's the whole articulation. अभी I just want to open it out. अगर किसी के कोई प्रश्न है या कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो कह सकते हैं. And we I think have 5-10 minutes for that. This is a good model of reclaiming the access commons. Yeah, please go. हम अभी अलग-अलग राज्यों और परिस्थितियों पर बात की कि कैसी घटनाएं घट रही हैं या कैसे गलत तरीके से कॉमन्स पे अलग-अलग प्रभाव पड़ रहे हैं.
लेकिन कहीं भी किसी भी गांव में कुछ भी होता है तो लोग इंटरेस्टेड तो होते हैं कि सवाल पूछें, एक थोड़ा दरवाज़ा ठकठकाए। उसके लिए जो मैकेनिज़्म है डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है बेसिकली, कि जन सुनवाई का रास्ता हो सकता है। तो उस पर कितना काम अभी हो पा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कई जन सुनवाइयाँ होती है लेकिन वो पूरा फॉलोअप नहीं हो पाता, कि एक ही दिन में आ जाते हैं बहुत सारे केसेस, फिर रिड्रेसल नहीं होता। दूसरी जगह है कि हर परिस्थिति अनुरूप अलग अलग कमिटीज़ भी अवेलेबल है, जैसे राजस्थान में PLBC भी है। शेड्यूल 5 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं, लेकिन ग्रीवेंसेस सही से रिड्रेसल का कोई एकदम क्लैरिटी नहीं है। और इसके लिए जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं उनको ना हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, कि चलो ये हुआ है, यहाँ तक जाना है। तो राजस्थान में कुछ अच्छे उदाहरण भी है कि हर मंगलवार कुछ रिटायर्ड पटवारी या वकील बैठते हैं कई जगह। तो इस पर क्या सोच बन रही है, थोड़ा मैं पूछना चाहूँगा। इनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्न मेरे पास है। सबसे पहले मैं तारीफ़ करना चाहूँगा जो भी हमारे स्पीकर्स ने अपने जो भी इनपुट्स दिए, बहुत दे वर वेरी रिच और सोचने के लिए मजबूर किया है। पॉल दिवाकर के साथ बहुत वर्षों पहले हमने काम किया था जब मैं ISI में था। तो मैं झारखंड से हूँ, तो इसी तरह के अनुभव हमारे ग्रास रूट्स में रहे हैं, जिसको आपने उजागर किया है, बहुत अच्छी बात है। तो बस मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जैसा दिवाकर जी ने अंत में कहा कि हम कैसे रिक्लेम करें, तो हम सभी का अनुभव अलग अलग राज्यों में एक ही तरह का रहा है। तो हम कैसे अब हाउ द वे फॉरवर्ड फॉर अस, तो कुछ उसके लिए टिप्स हो, चाहे कुछ चिंतन देंगे आप, तो एक साथ मिल करके हम उन चीज़ों को हमारे कॉमन्स को हम रिक्लेम कर सकेंगे। बहुत अच्छा आपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया दिवाकर जी ने और आपने भी, तो उसी के तहत हम अपने आप को देखते हैं। जो भी हो रहा है, वट एवर प्रोसेसेस, वट एवर स्ट्रक्चर्स है, उसको छेड़छाड़ लोग कर रहे हैं। अगर इफ़ देयर आर गुड स्ट्रक्चर्स, इंक्लूसिव स्ट्रक्चर्स, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो स्ट्रक्चर्स हमारे विरुद्ध में हैं उनको एनफोर्स करने की ज़रूरत है। प्रोसेस ऑफ क्या बोलें जिसको, लेजिटिमाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फ्यूडलिज्म, ये भी चल रहा है साथ साथ। तो ये सब सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं हमारे, तो हम कैसे करें, बहुत विकराल समस्या है। तो कुछ टिप्स आपकी तरफ से भी, ताकि हम लोग आने वाले दिनों में, महीनों में मिल करके एक साथ फिर करें, ताकि हम जो भी हमारे राइट्स हैं, जो हमारा कॉमन ग्राउंड है, हमारा कॉमन से, उसको रिक्लेम कर सकें। तो इसमें कुछ और चिंतन आप लोगों से अपेक्षित है। थैंक यू। मैं बुधाजी डैम से, महाराष्ट्र से। हम एक 5-6 डैम में फिशरीज़ का काम करते हैं ट्राइबल लोगों के साथ। मैं भी खुद ट्राइबल हूँ। जो लैंडलेस लोग हैं, जो डैम से विस्थापित लोग हैं, हमारा कहना है कि वो जो संसाधन है, जो फिशिंग का जो राइट्स है, पहले तो वो लोगों को मिलना चाहिए। सरकार की पॉलिसी अच्छी थी तो वो मिल रहा था, अच्छा काम चल रहा था। लेकिन जब सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई तो अभी बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं। उसके कारण से टोटली जो लैंडलेस लोग थे, जैसे कि प्रिमिटिव ट्राइब से कातकरी, उनके पास ज़मीन, मकान बांधने के लिए भी ज़मीन नहीं, तो वो लोगों का उसके ऊपर गुजरान था। तो सब साधन उनके पास से चला जा रहा है। उसके लिए सोशल ऑडिट की तरफ से कैसा देखा जाए, ये एक बात मैं रखना चाहता था। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने कुछ साल रोज़गार हमी पे बहुत काम किया। महाराष्ट्र में 3-3 महीने लोगों का पेमेंट नहीं होता था, बहुत सारी समस्या होती, तो उसके ऊपर सोशल ऑडिट करके लिया, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बहुत हमें दिक्कत हो गई कि अरे उससे कुछ ना कुछ सरकार ने देना चाहिए था और लोगों को न्याय देना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। इसके लिए अच्छा, आप जैसे अकाउंटेबिलिटी मैं समझती हूँ, तो ये सेशन में मुझे कुछ बातें क्लियर नहीं हो रही हैं। हम परिस्थितियाँ बता रहे हैं और किस तरह से लोगों को परेशानियाँ हैं वो बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट हो रहा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फॉर whom, बाय whom, ये सवालों के जवाब हमें नहीं मिल पा रहे हैं और इसका कोई फ्रेमवर्क भी नहीं समझ में आ रहा है जो कि सक्सेसफुल रहा है कि किस तरह से ये
अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स हम देख सकते हैं, हमने कुछ ट्राई आउट किए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। और जैसे कॉलोनाइजेशन की बात की है, कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ा भूमिका इसमें उठा रहा है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक लैंड्स, कॉमन्स को वो इज्जत नहीं दी जा रही है, उसकी केयर नहीं की जाती है। और ये हमने शहरों में भी देखा है, गाँव में भी देखा है। प्राइवेट अपने घर का कचरा भी हम बाहर डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये टू वे प्रोसेस होनी चाहिए। और इवन अकाउंटेबिलिटी के बारे में मुझे ऐसा ही लगता है कि हमें क्या सॉल्यूशंस है उस पर थोड़ा सा और कॉन्क्रीटली काम करने की ज़रूरत होगी, या काम हो रहा है जो मुझे नहीं पता है। Can we respond to something? अच्छा ठीक है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम कहना चाहेंगे कि ये जितने भी कॉमन्स हैं, ये तो बहुत साफ है कि कॉमन्स है ये, लेकिन इसका जब विश्लेषण करेंगे हम, इसका जब समाधान की तरफ देखेंगे, तो उसमें कौन कौन मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जिनको सही ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक स्टेक होल्डर हमारे गवर्नमेंट है, उनके पॉलिसीज़ हैं, उसके बाद और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। सभी स्टेक होल्डर्स को हम किस तरह से समझें और उसके बाद में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए और कैसे इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उस पर हम लोग को सोचने की ज़रूरत है जब सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। बिल्कुल। सो आई वाज जस्ट रिक्वेस्टिंग पैनल इफ आई कैन जस्ट थोड़ा 5 मिनट अगर इन चीज़ों पे रिस्पॉन्ड कर दूँ, और आप प्लीज़ जोड़ लीजिए अगर मैं खुद छोड़ दी। आई थिंक 2-3 सवाल, और ये सोशल अकाउंटेबिलिटी पे मैं अंतिम, आप दोनों के सवाल थोड़े जुड़े हैं, बट एक ये हम करें क्या, आगे किस दिशा में जाए, ये डेफिनेटली। और ये क्योंकि एक एक्टिविस्ट कम्युनिटी में वो तो सबसे पहले आता है, करना क्या है, एक्शन इज़ द फर्स्ट। एक्चुअली रिफ्लेक्शन कम्स अ लिटिल बिट, क्योंकि वी कांट अफोर्ड टू हमेशा बैक्स आर टू द वॉल, कुछ खतरा है, कुछ उसको करना पड़ता है। तो इस बातचीत में ये इसलिए, और इस वर्कशॉप में भी उद्देश्य ये था कि टूल्स की कमियां नहीं है। हमें पता है जनसुनवाई कैसे करनी है, हमें पता है शिकायत निवारण का ढांचे पे कैसे मदद और देना है, हमें पता है ज़्यादा सूचना पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए, हमें पता है कि लोगों की भागीदारी डिसीशंस में होनी चाहिए। ये ऐसा अनोखा चीज़ नहीं है जो हम जाने नहीं हैं, जानते नहीं हैं। ये एक इशू ये, लेकिन फ्रेमिंग ये करना कि ये टूल्स भी एक्चुअली कॉलोनाइज्ड हो सकते हैं, कोऑप्टेड हो सकते हैं, बायस्ड हो रहे हैं। हमें पता है पूरे नरेगा में 600 पंचायतों में सोशल ऑडिट्स चल रही है, और हमें पता है कैसे चल रही है, कहाँ चल रही है, कहाँ ठीक से चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। तो हमारा पर्सपेक्टिव अकाउंटेबिलिटी फॉर होम, वो स्पेस हम क्लेम करना चाहते हैं कि ये समुदाय की तरफ की बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ न्यूट्रल mechanism, it has to be a very positively biased mechanism. Accountability for those who are losing the most. तो इसलिए हमारा एक ही ब्रीफ था पैनलिस्ट से, आप उन समुदाय को प्लीज़ मेंशन कीजिए कौन है ये लोग। सो ये सारे जो टूल्स है, सोशल ऑडिट, ग्रीवेंस रिड्रेस, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, शिकायत का ढांचा, अगर आप उसको उस पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन करेंगे कि एक DNT समुदाय कैसे इसका इस्तेमाल करेगा, एक डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी इसका कैसा इस्तेमाल करेगा, एंड दोज डिटेल्स विल इमर्ज वेरी डिफरेंटली। जैसे सोशल ऑडिट का जब हमने बनाया, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जो एक 36 पेज का एक प्रोटोकॉल निकला है, वो काम करके सीखे हैं कि आप नहीं कह सकते ग्राम सभा में रिकॉर्ड पढ़ो और लोग बोलेंगे, लोग नहीं बोलेंगे, और या वही लोग बोलेंगे जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप क्या करोगे सोशल ऑडिट के रीडिंग मोडालिटी में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर में, रिकॉर्ड कैसे डिस्क्लोज करोगे ताकि द मोस्ट वल्नरेबल हैज़ द करेज टू स्पीक। उसका डिटेलिंग करना तभी हो पाएगा जब पर्सपेक्टिव क्लियर है कि जिनका वेज पेंडिंग है वो सोशल ऑडिट में कैसे बोले, उसके दृष्टिकोण से सोशल ऑडिट डिज़ाइन होना है। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ एन एडिशनल एम्फेसिस ऑन प्रिंसिपल्स एंड पर्सपेक्टिव्स मोर देन प्रोसेस अभी, क्योंकि हम जानते हैं कि दुखी ये 6 चीज़ें ही कोशिश करनी है और लगातार कोशिश करनी है। जैसे आपने कहा शिकायतें डाली, ऑडिट्स हुए, उसका नहीं हुआ। ये एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ये जो हम रोड ब्लॉक आते हैं, यही कहानी हमारे कोर्ट्स के साथ है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ है, और हम कैसे इसको वी कांट गिव अप ऑन इट और निरंतर आगे कैसे लेके जाए। दूसरा कि हमारा बिग एजेंडा इस अकाउंटेबिलिटी ऑफ कॉमन्स के इशू पे ज़्यादा जोर देना कि एक कम्युनिटी हो गई है विच वर्क्स ऑन कॉमन्स
who is talking to itself. All the rights based campaigns जो लोग RTI पे काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं देख पा रहे कि ये सूचना commons है, and we have to have a commons paradigm. राइट टू फूड कैंपेन, फूड सिक्योरिटी पे जो काम कर रही है, ये एक पूरा कॉमन्स का एजेंडा है. राइट टू वर्क, बजट ग्रुप्स, ये सारे, इन सब लोगों को, राइट्स बेस्ड ग्रुप्स को कॉमन्स ग्रुप्स के साथ एक बातचीत करने की ज़रूरत है और एक साथ रास्ते ढूंढने की ज़रूरत है. एंड एक साथ कैसे हम इस एजेंडा को आगे लेके जाए, आई थिंक थ्रू दोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़, थॉट, स्ट्रगल्स, उससे कैसा एक अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल निकले, उस पर हमारी कोशिश रही है. आई थिंक दीज आर 2-3 थिंग्स दैट आई वांटेड टू से. एनीबडी वांट्स टू ऐड, एंड अगर कोई और प्रश्न है तो कुछ और जोड़ना है किसी को? नहीं, ठीक है. बट सॉरी, हाँ, वन थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू से, ऑल दोज भीलवाड़ा 5 थिंग्स, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसके लिए, ये हम आई होपफुली वी वर एबल टू क्लैरिफाई किसके लिए through our conversation. Accountability to whom, accountability by whom, ये हम क्लियर है कि ये जो भी पावर है, सरकार है, बाज़ार है, या समाज में ही डोमिनेंट पावर है, उनकी अकाउंटेबिलिटी कॉमन्स के तहत. और हम 5 चीज़ों पे अकाउंटेबिलिटी के थ्रू स्ट्रेंथन करते हैं जो हम भीलवाड़ा फ्रेमवर्क की बात करते हैं. एक तो सूचना, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो. दूसरा, इन्फॉर्मेशन मिले तो कोई व्यवस्था है क्या कि मैं शिकायत दर्ज करूं और उस शिकायत दर्ज करने से मैं पिटूंगी नहीं, मैं मारी नहीं जाऊंगी, तो एक शिकायत व्यवस्था पे बात. तीसरा, कि उस शिकायत का कुछ एक्चुअली रिड्रेस हो, तो टाइम बाउंड, लाइक इट हैज़ अ लीगली सैंक्शनड आउटकम. अगर मैं हिम्मत लेके कुछ बात रख रही हूँ, यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, या मैं डिस्प्लेस्ड हूँ, मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, अगर मैं अपनी हिम्मत लेके वो बात रख रही हूँ, तो व्यवस्था क्या उस पर रिस्पॉन्ड टाइमली कर रही है, तो एक्शनेबल आउटकम्स ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेस. चौथा, भागीदारी, जो हम कहते हैं हमेशा, लेकिन इस शिकायत निवारण में भी भागीदारी कैसे हो. 5वां, सुरक्षा. सुरक्षा इज़ पैरामाउंट, कि आप जिन लोगों से कह रहे हो जवाबदेही मांगो, आपकी व्यवस्था क्या उनकी सेफ्टी गारंटी कर रही है कि नहीं कर रही है. और छठा, एक जनता का मंच हो, कि ये जवाबदेही का जो प्रोसेस हो केवल एक व्यक्ति और सरकार के बीच नहीं हो सकती, सामूहिक, कहाँ लोग इकट्ठे आके, पब्लिकली आके वो पावर को चैलेंज कर पाए. इन 6 चीज़ों को हम कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वो एक एजेंडा है हमारे अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क का. पॉल? I think just in one addition, one small example, पारस जी और several लोग, I think even रक्षिता जी हम कर रहा है, CBGA भी है इधर. One common example is budget, tax, वो common है, right? But once you take, खजाना में वो पैसा आता है, but लेकिन how are you giving it back? To whom are you giving it back? No, asking that question is making sure that the resource which is supposed to be common, which has been captured, colonized by buildings, only infrastructure for some, completely dislocating people, building huge dams, but not actually giving for livelihoods, giving for entrepreneurship, for common people, for Adivasis, for farmers, so asking and ensuring the demands of, is it transparent? What did you say? Is it accessible? Are the people who are asking, are they, is it equitable, the kind of resource that you are getting and the way the distribution or the allocation of budgets? That is one way of reclaiming your right to budgets, because it is not किसी का, what is your slogan? ये बजट हमारे आपकी नहीं किसी के बाप का, no. So they are making the बाप का property है, but we are saying no, it is not your बाप का property, ये हमारा property है. So, but then the special, not special, yeah, because it's specialty, the work that the accountability suffer and other organizations have put is, it's not just budgets, several other aspects are being colonized. So how do you access it? I think the several frameworks have been taken. One is urban,
the aspect, I mean, it was a real eye opener when you look at what is the ecology of the hawkers, the pavement dwellers, and even the way that we look at them, we don't look at them as real traders and entrepreneurs. We look at them as you know, you really dehumanize them. You look at them as, whereas they are the most economical. You know, for the people, they are the ones who are giving the real source of either clothes or food or any of the things much better than with least amount of markup price they are giving. But we don't give them the due. So how do you make the entire market not just only for those who have you know, Adani, Ambani kind of a thing, but also these people have an access to space, access to branding, access to ensuring that they have proper grid, proper way of payments, proper way of transactions, and legitimize them. That is reclaiming the whole thing. So I think you need a real a lot of thinking to put each of this. I think we have not talked about seas. I think you've talked about seas. You've talked about environment. We've even, they're selling internet and entire Broadway, what is that, bandwidth is being sold, but whose property is it? How are they're able to gain? So I think asking these questions itself will make us decolonize our own minds to see where is it that we have absorbed the kind of the continuing the domination and not allowing the people the right to access and right to dignity. Thank you. So अभी हमें ये session close करना पड़ेगा. So thank you everybody for participating in this conversation, and we really hope कि आप लोग इस काम में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे. Thank you. One question is, they were asking, how do you, how do they access those who are interested? I think that yeah, would be so something. ये मैं आपको ठीक, क्योंकि बहुत सारे reminders आए. Yeah. So thank you, Rakshita, Swami, and the entire team. One announcement. Now let's take it for the team. So at 1:30 there will be group photo sessions in slots. So please join near the Ambedkar statue there in the lobby. And one more announcement. The one session is happening on Himalaya disasters on Eastern and Western Ghats. So if someone is interested, hall number 3, and it is happening now. So you are invited for that. And anyone who wants to stay, the next session is on bridging research and practice. Here.